हेलो दोस्तों, ड्रीम डिटेल्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो लोड की थी, उसको लगा दिया और अपनी बात को जारी करते हुए पार्ट 3 में आइए उस बात को आगे बढ़ाते हैं। और नए कस्टमर जो जुड़े हैं कृपया इससे मेरा देख ले। और हमारी वीडियो में जो ये वीडियो देख रहे हैं भाई, पूरा सीरीज़ देखें, बीच में से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आप पार्ट 3 देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 से शुरुआत करें देखना, ठीक है। बीच से नहीं देखें, पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें। अच्छा, कोई आदमी अभी मुझे एक कमेंट किया था कि भाई वीडियो बनाओ। देखो, बहुत आदमी से लोग जलते हैं यूट्यूब पे। भाई जलने वाले जलो, अगर मैंने काम अपनी ईमानदारी से किया और अच्छी बता रहा हूँ तो मेरा आदमी हर कोई वीडियो देखेगा। और बहुत लोग को आज ये घमंड ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग सोचता है यूट्यूब पे वीडियो देखता है, यूट्यूब पे वीडियो से पैसे कमाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको शायद एक बारे में पता नहीं होगा, यूट्यूब पे अपने मोबाइल से खुद का वीडियो देखने से वो चैनल वायरल नहीं होता है, उसमें स्ट्राइक भी शुरू होता है, तो वो कंपनी उसको पैसा नहीं देती। मैं अपना वीडियो डाल के अपने इसी मोबाइल से देख लेता हूँ कि वीडियो रोल करा कि नहीं। मेरे को कई बार यूट्यूब से कॉल भी आया है कि आप अपना वीडियो अपने मोबाइल से क्यों देखते हैं, आपका वीडियो सर मैं सर आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, यूट्यूब से जो लोग कमाई करते हैं वो यूट्यूब पे ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात सिर्फ इस ऐप को इस्तेमाल के लिए करता हूँ ताकि हमारी बात हर जगह पूरे वर्ल्ड वाइड मेरा फेमस हो सके। और मेरा यूट्यूब से पैसे कमाने का कोई लालच या कोई इच्छा नहीं, इसलिए मैंने अपने वीडियो में कभी नहीं बोला कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। आपको देखना है, आपके मतलब की चीज़ें देखो, नहीं देखना मत देखो। आपका कोई यार दोस्त पूछना चाहते हैं कि भाई ये काम करना है तो मेरे चैनल के बारे में बताओ, मत करना सब्सक्राइब और मत करना लाइक। आप देख करके उसको निकल जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो पूरा देखा करो, तब आपको बात समझ में आएगा। ठीक है भाई, ये बात मैं क्लियर कर दिया। चलो कोई बात नहीं, जो मेरे बात दिल में थी मैंने बोल दी, इसको कोई अपने इमेज पे मत लेना, ठीक है जी। तो आइए चलते हैं वीडियो आगे, पार्ट 3 में उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर आ चुके थे कंडेंसर की बात में। तो जब कंडेंसर की बात निकली है तो मैं आपको बता दूँ कि पहले थोड़े से बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, ये कंडेंसर का पूरा लोड रहता है। अगर आपकी ये कंडेंसर कमज़ोर होगी तो आपकी इधर वोल्टेज पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भाई यही एम्पियर बना करके इसमें एम्पियर ट्रांसफ़र हो रहे हैं करंट। अगर आप इसमें फूला हुआ कंडेंसर लगा दो, इधर सारे वोल्टेज बढ़ गए, सर ये सब सामान सही रहेगा, लेकिन सिर्फ इसको ख़राब होने से इधर फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र म्यूचुअल इंडक्टेंस करा रहा है, तो सिर्फ आपको ये चीज़ की ट्रांसफर की ज़रूरत है। मतलब ये जो करंट है जो ना, इसमें पूरे चार्ज 1 एम्पियर जो स्टोर है इसके अंदर है, इसकी वजह से 1 एम्पियर बनी हुई है। आप यहाँ पे कंडेंसर हल्का लगा दो तो एम्पियर डाउन हो जाएगी, वोल्टेज में कोई ताकत नहीं रहेगी। तो आपका मैं बता रहा हूँ, किसी भी सप्लाई में ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर होते हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6 लगे हुए। एक का तो ज़रूरत नहीं है जो डीसी के पिन से जुड़े हुए है, लेकिन मेनली एक 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए, और यह फ़िल्टर है, और ये कि यहाँ पर के लिए। तो कंडेंसर आपके बिल्कुल जेन्युइन लगे होने चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के आधार पे कि ये 1016 वाला कंडेंसर और ये वाला कंडेंसर मेन फ़िल्टर दोनों बहुत ही अच्छा लगा होना चाहिए। और आप जब भी कभी रिफर्बिश का काम खुद कर रहे हो, देखो मैं अकेला नहीं बोलता, मैं रिफर्बिश आप खुद से भी कर सकते हो, तो आपको ये कंडेंसर बदल देना चाहिए मेरे हिसाब से। और जितना अच्छा ये लगाओगे कंडेंसर दोनों, उतनी सप्लाई की डीसी और प्राइमरी बढ़िया बनी रहेगी। आपको मैं एक कंडेंसर दिखाता हूँ और इसी वीडियो में फिर अपनी बात पे लौटता हूँ। देखिए, मैं जिस डब्बे पे रख रहा था इसके अंदर ही सप्लाई है। देखो, ये मैंने लाया, अभी तक मैंने इसमें सप्लाई बना के सैंपल भी भेजी है। ये कंडेंसर देखिए कितना है, और एक ही नहीं सर, देखो डब्बे भरे भरे मैंने पूरे दिल्ली से मंगाया था। ये देखो सर, बहुत बड़े कार्टून से सब डब्बों में मैंने भर रखा है, ये सब बिल्कुल क्लियर है। तो आपको मैं इसमें से एक कंडेंसर निकाल लेता हूँ कोई सा भी, और आपको इसके बारे में और बताता हूँ। और ये कंडेंसर मुझे कहाँ से मिलता है, लोड कैसे मिलता है, तो कैसे कांटेक्ट है, तो आज इसके बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी अपनी जानकारी दूंगा। तो लागे लोगों को ये जो मेरे कुछ कस्टमर हैं उनको ट्रस्ट भी हो जाए, और ऐसे तो उनको विश्वास है ही, लेकिन फिर भी मैं वो बताऊंगा। और देखिए सर, कुछ कंडेंसर एक कंपनी में मिल गए थे। ये कंडेंसर आप देखिए, ये भी एक कंडेंसर है सानवा का, ये देखिए लॉट में मिला था। और एक कंडेंसर सर यहाँ मिला था, इधर भी देख लीजिए, और इस पॉलीथीन में भी वहाँ सप्लाई पड़ी हुई है। ये कंडेंसर है, ये बिल्कुल नया कंडेंसर। तो आइए पहले इस कंडेंसर के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ले और थोड़ी सी वैल्यू देख ले।
ठीक है सर। तो सर देखिए, पहला कंडेंसर मैं उठाता हूँ, ये है। और मैंने अपने वीडियो में बोला था कि 10 माइक्रो, ये सर देखिए एलईडी के लिए कंडेंसर ये आते हैं। किसी कंपनी में किसी भाई को मिल गया था, बोले सर एलईडी का काम पिट गया और सर कुछ कंडेंसर वगैरह आपके मतलब की हो तो आप आइटम ले लो। मैं पिछले 2 साल से सप्लाई रिपेयर कर रहा हूँ और सब में ये फ़िल्टर लगाता हूँ 33 माइक्रोफैराड, ये वाला आप देख लीजिए 33 माइक्रोफैराड। में थोड़ी जूम करनी पड़ेगी, ये फोकस आउट हो रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। और अब देखो, ये मेरे ख्याल से आपको दिख जाना चाहिए और मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ। अब देखो आपको दिखेगा, यहाँ पे ये वैल्यू देखिए आपको दिख रही होगी। मैं थोड़ा कंडेंसर का टांग को इधर सीधा करूँ तब आपको दिखेगा। अब देखिए सर, देखो सर 33 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट सानवा कंपनी का, किसी भाई को डाउट नहीं होना चाहिए। 85 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ठीक है। 1 एम्पियर में इतनी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरे कंडेंसर पे। ये देखिए, ये भी 33 माइक्रोफैराड है, 450 वोल्ट का कंडेंसर है। और ये देखिए, ये तो बहुत ही बेहतरीन कंडेंसर है, ये भी 85 की वोल्टेज ज़्यादा है, 450 वोल्ट का है। तो सर कहीं कहीं जो टाइम में लाइट वाइट रहती है तो वो हमारे यहाँ मैंने 400 वोल्ट की लगाई थी, तो ये सानवा कंपनी की है। अब ये भी कंडेंसर, ये दोनों एक ही कंपनी में मिली थी। और अब ये देखिए मेरे पास काफ़ी है, बहुत दिन से ये है तो 22 माइक्रोफैराड 450, लेकिन मैं इतना अच्छा मैं बता नहीं सकता। देखिए मैंने अपनी वैल्यू रिकमेंड की थी कि मिनिमम 10 माइक्रोफैराड होना चाहिए, ठीक है जी। और आप इसमें पहले वैल्यू देखो 22 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी साइड वाईजे कंपनी का है। मैं थोड़ा इसको इधर नीचे रखूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा, ये रुक नहीं रहा, थोड़ा सा रुक के मैं आपको दिखाना चाहूँगा जूम करके। आप देखिए, ये भी 85 डिग्री, देखिए सर ये 105 डिग्री सेंटीग्रेड का है, देख रहे हैं सर 105 डिग्री सेंटीग्रेड का है ये कंडेंसर, देख लीजिए ±40 105 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो सर ये चीज़ भी देखना पड़ता है ध्यान से। तो ये कंडेंसर अभी तक मैंने जितने लगाए, ये तो मैंने बहुत लिए थे, तो अब ये मैं यूज करता हूँ। थोड़ी सी देखिए इतनी लॉट तो होती है, थोड़ी गंदी होती है, उसे हम थोड़ा सा अच्छे से पोंछ लेते हैं फिर लगाते हैं। और ये जो कॉपर की जो टांग होती है ना, इसको साफ़ करने के लिए आप क्या करो, जो लोग ट्रांसफार्मर के दुकान पे गए होंगे, कॉपर इनेमल की जो तार के कॉपर हटाने के छीलने की जो केमिकल आता है, उसे रुई से लगा के इसे 10-5 मिनट एकदम चकाचक रहता है। इसको थोड़ा सा हल्का सा आप नहीं तो रेग माल से इसको हल्का खींच करके और फिर उसके बाद इसमें सोल्डर चढ़ा के तब सोल्डिंग करो, एकदम पेस्ट लगा के बढ़िया फर्स्ट क्लास चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और आपको मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ जिन भाई को चाहिए। और ये हमारे नागपुर में परवेज भाई बैठे हुए, उनको मैंने ये तीनों कंडेंसर दिए हैं, उनकी डिमांड थी। वो भी एक हमारी तरफ मित्र अच्छे रिपेयर करते हैं, तो वो बोले थे सर ये कंडेंसर हमें देना, हमें चाहिए क्योंकि सप्लाई में हमें काम आती है, ठीक है जी। तो ये कंडेंसर है और इससे भी अच्छे कंडेंसर मिलते हैं लॉट में, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं लगाना है, इससे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ये कंडेंसर सर बहुत बढ़िया है। और सर मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में प्राइस और रेट की बात मैं नहीं करूँगा, जो अपने पर्सनली मेरे नंबर पे बात कर लेना, ठीक है सर। तो अब कंडेंसर को साइड रख दिया और आते हैं फिर से वापस सप्लाई पे। तो हम लोग, मैंने वही कहा, और अब वो कंडेंसर के साथ साथ आपको इस कंडेंसर के बारे में भी बता दूँ। ये कंडेंसर भी देख लो, ये जो 1000 वाला मैं बात करता, 1016, ठीक है, AWG का कंपनी है। ये देखिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ देख कर के हम लोग लगाते हैं। और इसी तरह से ये कंडेंसर भी देखिए, यहाँ पर एक कंडेंसर है, ये देखिए, ये मैंने किसी सप्लाई से निकाल ली, वो सप्लाई तोड़नी पड़ी थी, उससे निकाल लिया था। ये भी 1000 माइक्रोफैराड की है, ठीक है, 16 वोल्ट की, ठीक है जी। तो ये 1016 की कंडेंसर है, ये देखिए 1016 वोल्ट का कंडेंसर है। और ये भी आपको ये हेक्सकॉन का है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है, बहुत बढ़िया कंडेंसर होता है, ठीक है जी सर जी। तो आप इसको लगाइए। और ये भी जो ब्लैक वाला कंडेंसर होता है, और ऐसे मैं कंडेंसर लाता रहता हूँ, जिस भाई को चाहिए वो मिल जाए। ये कंडेंसर तो मैं करीब 2 लाख पीस मेरे पास थे, और मैं कितनी बेच चुका मुझे खुद याद नहीं है, आज तक कहीं धोखा नहीं दिया। मैं सभी सप्लाई में रिपेयर के लिए लगाता हूँ, ठीक है जी। तो आपको सारी
और सर देखिए सारे मैंने डब्बे बना रखे होते हैं इस तरह के, मेरे पास सप्लाई में 34 डब्बे होंगे। उधर रेक पे भी कुछ लगी हुई है, देखिए आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और उस रेक पे ऊपर की तरफ जाएंगे, देखिए वहाँ पर पीले पीले इसी तरह के डब्बे लगे हुए हैं। और मैं कुछ डब्बे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वैल्यू 2.250, 1 AC, 817 कंडेंसर, 5016 लाइन फिल्टर, उन्हें सब मैंने स्टिकर बना के डब्बे में रख रखे हैं। तो आपको सारा मटेरियल इसमें मिल जाएगा। तो आप चलते हैं वीडियो की तरफ। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो में बातचीत है। भाई देखो ये जानकारी इतनी आपको मिल रही है, इतनी जानकारी आप किसी से भी आप पूछने जाओ कहीं भी, कोई बताएगा नहीं आपको, और ना इतनी बात करेगा। आपको वीडियो में इतनी जानकारी मिलती है तो आपको कुछ नसीब होना चाहिए कि घर में बैठ कर आराम से इसको देख रहे हो, समझ रहे हो। नहीं तो अच्छे अच्छे लोग ना दिल्ली में ढूंढ भी नहीं पाते कि सप्लाई कहाँ बन रही है। और आपको मैं हर जगह का मैं बता रहा हूँ किस तरह सप्लाई रिपेयर होती है तो किस तरह से काम होता है, वो मैं आपको संक्षेप में सारांश में बता रहा हूँ। देखो तो इस तरह से हमने इसको बदल के हमने रिफर्बिश करी हुई है। और प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी सेक्शन में आते हैं। तो अब इस वीडियो में हम एक बात और करेंगे, क्या कि सर मान लीजिए अब हम लोग स्टेप 2 पे आएंगे। एक हमारे कस्टमर है कि सर आउटपुट तो वोल्टेज बन जाती है, 5 वोल्ट सारी वोल्टेज सही बनती है, पर इसमें एक प्रॉब्लम देखेंगे क्या कि जैसे ही उसको काट के लोड पे लगाएंगे तो वोल्टेज 0 हो जाएगा, मतलब 5 वोल्ट 1 वोल्ट हो जाएगा, 12-24 पे तो कुछ बनेगा ही नहीं, मतलब पूरी तरह से ड्रॉप हो जाएगा। तो वो क्या माजरा होता है। देखो सर बहुत लोग ना, मैं उस एक फॉल्ट को बनाने के लिए इसलिए मैं एक बार करीब 25-26 सप्लाई इस तरह के मुझे मिले थे। तो मेरी एक आदत है कि एक टाइप की जो फॉल्ट मिलती तो उसको एक जगह में ढेर लगाता हूँ। तो मैंने एक कार्टून में उस तरह के ऑन करता था, वोल्टेज बढ़ जाती थी, तो करीब 22-23 सप्लाई इकट्ठे हो गए। मैं रात भर सोचता रहा कि भाई ये सप्लाई हो गई। अब मुझे तो जैसे आपको सर मैं ये शेयर कर रहा हूँ, मुझे तो कहीं वीडियो में ऐसा कुछ मिला नहीं इस तरह का। तो मैं कहा यार इसको तो वीडियो भी नहीं है तो कैसे बनेंगे। आपको भाई लिटरली बता रहा हूँ कि अब आप जो मेरी बात सुनने जा रहे हैं, सुन के आपको मेरे विश्वास का क्वालिटी का आपको यकीन हो जाएगा। देखो भाई अब मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, ना मैं जानता था, तो मैं निकला कैसे। मैं आराम से 22 सप्लाई को सुबह फिर उठाया, आराम से रात को सो गया, सुबह उठा, अपना जो काम है मार्केट को किया और बढ़िया से सप्लाई को 22 सप्लाई को फिर से दोबारा से लिया। और मैंने बढ़िया से उसको टचिंग मारी, पूरी टचिंग मारी, कहीं ड्राई तो नहीं रह गया, प्रिंट कटा तो नहीं है, वाइंडिंग चेक करी, इधर लगाया, एक ओके सप्लाई ली, उसकी डायोड नाप रहा हूँ, यहाँ इतना इम्पोर्टेंस बताना चाहिए, यहाँ इतना बचाना चाहिए, यहाँ इतना बचाना चाहिए, ब्रिज का काम तो सिर्फ फिल्टर बनाना, तमाम तरह की मेरी बातें दिमाग में घूमने लगी। तो घूमते 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 मैं सोचा सेकेंडरी में कहीं ये तो नहीं ख़राब है, वोल्टेज बन रहा है, डायोड बैठ गया। तो भाई आपको मैं बताऊँ, मेरे पास तो नए सामान थे सारे। मैंने एक सिस्टम, मैंने क्या सोचा जो एकदम बिल्कुल रियल बात है, और आज मैं इस वीडियो में के माध्यम से बताने चाहता हूँ जो मैंने कैसे निकाला। देखो मैंने देखा कि वोल्टेज यहाँ पे सेम बन रही है, जैसा चाहिए वैसा बन रहा है, ठीक है, लोड में नहीं बन रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी रेगुलेशन टेक्निक है ये तो सही है, अगर भाई ये रेगुलेट सही नहीं करेगा तो यहाँ वोल्टेज उल्टा सीधा बनेगा, 5 की जगह 9 बन सकता है। तो मैंने कुछ सप्लाई रिपेयर करी थी, तो जिसमें ट्रांजिस्टर ख़राब होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज 5 की जगह 6 बनता है, 23-40 बनता है। जिसमें ड्रम टूटा होता है उसमें वोल्टेज बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि सब वो मुझे उतना एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मैंने देखा कि ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस करके वोल्टेज बना रहा था, तो वोल्टेज सारा सही है। तो मैंने इधर से पकड़ा कि सारा सामान सही है, क्योंकि इनका काम है सिर्फ डीसी वोल्टेज बनाना, ऑपरेट तो इधर से हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये फॉल्ट तो हो ना हो प्राइमरी सेक्शन का है, क्योंकि सेकेंडरी तो मैंने ट्रांसफार्मर की प्रिंसिपल पढ़ रखी, ये तो इंडक्टेंस है, इसको ऑन करा के इधर म्यूचुअल इंडक्टेंस से बनाया जा रहा है और ये कर रहा है और ये कमांड कर रहा है कंट्रोल से, तो इसकी ट्यूनिंग तो सही है क्योंकि वोल्टेज बराबर है। तो अब इसमें खाली एम्पियर का प्रॉब्लम है, तो ये एम्पियर हमारा प्राइमरी सेक्शन से ही आएगा। तो हमारे जो हर कोई बंदा देखो मैकेनिक होता है, तो उनके साथ 2-4 मैकेनिक भाई जुड़े होते हैं, उसमें कोई सीनियर भी होता है, उनको अपना लोग एक गुरु मान लो, या गुरु ही कह लो, या गुरु जैसा ही कह लो, जो भी कह लो, जिनको ट्रस्ट करते हैं। तो हमारे ज्योति चिप केयर में हमारे मिस्टर उदय कुमार हैं इंजीनियर, उनसे मैंने थोड़ा हेल्प लिया कि सर देखिए ऐसा हो रहा है।
तो आप हमें फॉल्ट मत बताइए, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि आप भी तो बहुत कुछ रिपेयर करते हैं एलईडी टीवी, देखो सर तो इसका क्या मतलब है ना, सारी बातें बताइए ऐसे बोलते। वो कहे कि देखिए इसमें फॉल्ट तो पहला होता है प्राइमरी सेक्शन। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। दिन के भाई 4 साढ़े 4 बज रहे थे, अब मेरे पास फिर शाम होने जा रहा था। मैंने सोचा था कि अगर मैं इस बाइक सप्लाई को नहीं बनाऊंगा, मैं कोई आगे काम नहीं करूंगा, चाहे मुझे 1 महीना सारा भूखा बिना सैलरी कराना पड़े, लेकिन मैं इस काम को करूंगा पहले। तो मैंने उसके बाद क्या किया कि मैंने यहाँ थोड़ा सा जस्टिफाई करना शुरू किया। तो उन्होंने इंजीनियर ने मुझे बताया कि देखिए यहाँ तक के तो मैं सियोरिटी लेता हूँ कि ये जो ब्रिज तक वोल्टेज बनता है इनका सिर्फ होता है एसी को डीसी करना, इसलिए इसका तो फॉल्ट नहीं होगा, फॉल्ट आपका इतनी दूर में है। तो मैंने सबसे पहले आईसी को शक किया कि सभी में आईसी ख़राब हो सकती है। यकीन मानिए मैंने 2200 की आईसी खोली, मतलब मेरे अंदर एक जुनून सवार हो गया था कि यार हाल में करना, बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल पागलपन हो जाना। तो मैंने 2200 आईसी निकाली और 22 के 22 मैंने उधर से पहले सप्लाई करा रखी थी जिसकी आईसी डालनी थी, जिसमें आईसी ही का शॉर्ट थी। वो 22 सप्लाई पूरे बन गए और फॉल्ट नहीं निकला, क्योंकि वो 22 आईसी भी सही थे, वो चल गया सप्लाई। अब मैं समझ गया कि कोई छोटा फॉल्ट है। तो भाई जब मैंने 2.2 बदला तो भी नहीं हुआ। जैसे ही ये बदला, पहले ये तीनों डायोड बदल दिया, और ये मैं बोला गुस्से में, मैं देखा ये कंडेंसर बदल दिया, बदल दिया। और बदलते समय ध्यान रखा कि सबको मैं सीट के सामने रखा, बदल लिया 5 सप्लाई में इकट्ठा, कि एक में पता नहीं चलता। मैंने 5 सप्लाई में इतनी माउंटिंग खोल करके नई सप्लाई डाल दी और उस सप्लाई को सामने रखा एक एक पैकेट में, कि इस सप्लाई 1 नंबर से खोली उसका सामान ये रहा, 2 नंबर खोली। और बताऊं पाँचों के पाँचों सप्लाई ख़राब हो गई, सिर्फ ये रेसिस्टेंस ख़राब था, और एक में रेजिस्टेंस भी ख़राब था और आईसी भी ख़राब था। तो मैंने समझ गया इतनी दूर का फॉल्ट होता है। और मैंने डायोड 10 के 10 उसको मैंने बाकायदा वापस से माउंटिंग करके लगा दी उसी सप्लाई में, देखता हूँ कि ये चलते कि नहीं। कोई भी डायोड ख़राब नहीं था, कोई भी कैपेसिटर ख़राब नहीं था, कोई भी पीएफ नहीं ख़राब था, सिर्फ आईसी और ये रेजिस्टेंस ख़राब थी, और डीटी तो बिल्कुल ही ख़राब नहीं था। तो मैंने ये चीज़ जब 22 सप्लाई बनाई तो रात को 12-1 बज गए, और मैंने उस वक्त मेरे पास चैनल भी नहीं था यूट्यूब की। ये बात मैंने 2021 की बताई। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पागलपन और जुनून की तरह से मैंने ये काम किया। और कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल, देखो भाई उम्र सीखने की तो कोई पूरी उम्र तक है, आदमी मरते मरते भी सीखता है। तो मैंने ये चीज़ जाना, और तब मैं उस दिन के बाद आज तक किसी भी सप्लाई में मैं फंसता नहीं हूँ, कभी भी फंसता नहीं हूँ। सीट पे एक डीटी रखता हूँ, सीट पे एक कंडेंसर रखता हूँ, बड़ा सामान मोटर सब सामान एक टेस्टेड बिल्कुल सप्लाई। जब भी सप्लाई अगर आपको कहीं जब कभी किसी सप्लाई में फंस जाओ बुरी तरह से, तो अपने ओके किया है सप्लाई से ही सामान खोल के डालना, क्योंकि वो तो ऑन है, फिर उसको दूसरा भर के चालू कर लो। तो सामान कभी भी कंपोनेंटली टेस्टेड और ट्रस्टेड लेनी चाहिए, टेस्टेड रहने चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर मुझे ये रेसिस्टेंस लेनी है तो मैं एक डब्बा लाऊंगा और उसको पहले चेक करूंगा 4, 5, 10, अगर सही निकलेगा तभी वो डब्बा रखूँगा, नहीं तो रिटर्न कर दूंगा। अगर ये कंडेंसर लाया ना तो पहले एक पैकेट चेक करूंगा, 210 पीस का 200 का पैकेट होता है, 200 चेक करूंगा। अगर चल गई और 1-2 महीना में वापस नहीं आया, कंप्लेन नहीं आया, बढ़िया चल गया, तब मैं जाके उसका पूरा लॉट खरीदता हूँ। ये मत सोचना कि ये कंडेंसर जो मैंने ये लाल वाला भी है, ये जो कंडेंसर ये दिखाया कोई दे दिया तो मैंने ले लिया, पहले उससे मैं 10-20 चेक किया हूँ, तब पूरा बोरा उठा के लाया। ऐसे नहीं कि बस 1 पीस लगा दिया और हो गया तो खरीद लिया, बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। ठीक है जी। तो ये डायोड बोर्ड मेरे पास पूरा क्वांटिटी में खरीदा रहता है, मैं एक ही बार पैसा लगाता हूँ, खरीद के लेके रख लेता हूँ। ठीक है सर जी। और कंडेंसर, तो इस तरह से कंडेंसर कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक बढ़िया लगाना चाहिए, और रिफर्बिश कर रहे हो तो कंडेंसर बढ़िया नया लगा ही देना चाहिए, और आईसी ये सब लगानी चाहिए। डीटी वीटी फटती उठती नहीं, ये सब मेजर आइटम है। ठीक है जी। तो उस क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। तो देखो उस भाई को जवाब था, और वो क्वेश्चन था भाई एटा का, और उन भाई को जवाब मिल गया होगा। और अगर उनकी सप्लाई फिर भी नहीं बनेगी, तो अगर उस तरह की सप्लाई जो नहीं मिलती तो बिल्कुल पर्चा लिख करके मेरे को आप वो सप्लाई दो, मैं आपको बना करके और बस वीडियो बना करके भी उसका दिखाऊँगा, और उन्हीं को समर्पित रहेगा वीडियो। तो आज की स्थिति से आप समझ गए होंगे कि जो आउटपुट पे जो करंट जो बैठता है वो 100% प्राइमरी का फॉल्ट होता है, और आपको प्राइमरी में ये डीटी भी आएगा, ये ध्यान रखना, मतलब इधर साइड का फॉल्ट हो, और वो भी इतनी दूर का आएगा। ठीक है जी। तो वो क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया प्राइमरी सेक्शन से। वीडियो के पार्ट 3 में मैंने भी अभी प्राइमरी सेक्शन ही क्लियर किया, सेकेंडरी सेक्शन में हो गया। अब देखिए
कि एक फॉल्ट और आता है सेकेंडरी सेक्शन में कि 5 वोल्ट जो है करीब 9-10 वोल्ट बन रहे हैं, ये सब दुगने दुगने वोल्टेज बन रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए, सीधा ये ट्रैक को देखिए, इसके लाइन ड्राइवर यहाँ टूटी रहती है प्रिंट से, तो इसको शॉर्ट कर दें या बढ़िया से जोड़ दें। ये वाली छोटी ड्रम जो होती है ये ज़्यादातर टूटी मिलती है और डबल वोल्टेज ये वोल्टेज मिल जाती है। अगर ये जोड़ने के बाद भी वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, आप सबसे पहले उसका ट्रांजिस्टर ऑटो कपलर को चेक करें, दोनों को पेयर में नया टेस्टेड किया हुआ लगाए। नापने वाला सिस्टम मत रखा कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, रेगुलेशन नहीं हो रहा है, सीधा इसको और इसको एक साथ नया लगा दीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और जब करोगे तो इम्पीडेंस से भी, मीटर से भी आप यहाँ इम्पीडेंस से भी देख सकते हो कि ज़्यादा कम बन रहा है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस कभी ख़राब होता नहीं है, तो वो भी आप एक फॉल्ट सीख गए। और दूसरा बात कि ये डायोड इस सप्लाई में ज़्यादातर ये वाली डायोड बहुत शॉर्ट मिलती है, तो यह ध्यान रखना कि अगर ये शॉर्ट मिलेगा तो थोड़े, तो मैं आपको जो दोनों डायोड खोला था इसका वजह क्या है, कई में ना ये दोनों डायोड भी ख़राब हो जाते हैं, हल्का पार्शियली ख़राब हो जाएगा, तो आप दोनों डायोड को बदल दें। इतनी कंजूसी नहीं करें, एक सामान 50-60 पैसे, 1 रुपये के सामान की चिंता मत करें, 2 रुपया लगा। अगर ये डायोड 12 वोल्ट की शॉर्ट हुई है तो आप एक खोलें, दोनों को खोल के चेक कर ले। 5 वोल्ट इधर जो डायोड खोलने से 5 और 3 वोल्टेज बन जाएगी, 12-24 नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये डायोड ये तो डीसी के लिए, इसका तो कोई मतलब नहीं, इसको तो फेंक दीजिए निकाल के। ये दोनों डायोड 5 से 3 बनाइए, 5 बनेगा तो 3 बनेगा, नहीं बन रहा है 3 तो सीधा इसको भी नापो मत, सीधा 25399 डाल दो। देखो अब इस फॉल्ट पे आते हैं 5399 का 5 और 3 वोल्ट पे। बहुत भाई लोग को देखा हूँ सिग्नल कचकच करता है तो क्या करते हैं, यहाँ से जंपर मार देते हैं। भाई ऐसा गलती मत करना। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों। ये 5 वोल्ट है, 2 डायोड डल के 0.14 5 में से 5 में से 1.5 करके घटा दो तो वो बन जाता है 3.5, 3.35 बनेगा वोल्टेज। तो भाई इस चीज़ को दोनों को डायोड आप बदल दो, लोड के साथ है सीधा बदल दो, क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन और लोड इस 5 वोल्ट के 1016 इससे मतलब होता है। तो आप इस दोनों को सीधा बदल दीजिए। आपकी अनलोड में 4.3 रहना चाहिए लोड पे, फिर भी वोल्टेज पे मत जाओ, क्योंकि एम्पियर आपको वोल्टेज एम्पियर के साथ जुगाड़ का सिस्टम बनाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सप्लाई चेक करो, किच हल्के सिग्नल देखो। जैसे मैंने बहुत पहले वीडियो में बनाया था, लेकिन थोड़ा बताता हूँ कि अपनी जो चेक करने वाली जो सप्लाई का जो जिक्र रखना, बिल्कुल एलईडी के सामने रखना और देख लेना कि उसमें इस चैनल पे सिग्नल कितने आ रहे हैं, तो वो सिग्नल आपको इस पे भी उतने आने चाहिए। तो 5 और 3 वोल्ट के लिए अगर इस पे डाउट है तो ये डायोड ख़राब है तो आप इसको ओम के इम्पीडेंस से भी नाप सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं करते। आज मैं 2022 में उसका करता था तो कुछ सप्लाई मेरी रिप्लेसमेंट आ जाती थी, तो तब से मैंने झंझट ही सोचा। बाद में जो आए और चेकिंग करने, मान लो गया तुमने लालच में एक बदला, दूसरा नहीं बदला, और मान लो फिर आ गया, अरे यार ये भी बदल देता तो अच्छा होता। तो 2 बार में लगाने में आपका नुकसान हो रहा है, और एक बार जाएगा आएगा पेमेंट रुकेगी, उससे अच्छा तुम साथ ही बदल दो। ठीक है, और आप जब काम करेंगे ना तो मीटर के जो मैंने मीटर जो बनाया है उस मीटर से ही आपको पता लग जाएगा अंदाज़ा लोड से, वो जो लोड वाला जुगाड़ बनाया। अगर वो लोड छोटा ग्रीन वाला लोड अगर चल गया मैं वीडियो में, तो 100% आपकी कार्ड चल जाएगी और कोई सिग्नल कट नहीं मारेगा। ठीक है, और एक चीज़, एक फॉल्ट ये तो हो गया, और एक फॉल्ट हमारे से बात किया जा रहा था कि सर जी अगर ये वोल्टेज नहीं बनने, क्या ये डायोड कभी ख़राब निकलता है? सर देखो, डायोड ख़राब निकलने का रेशियो सिर्फ इस पे यही दोनों है पूरे बोर्ड में, प्राइमरी छोड़ के। अगर डायोड में दोनों ख़राब निकलता, सेकेंडरी में ये 360 का IN 360 या 58/22 का लो यहाँ लगता है, शॉर्ट नहीं निकलता है, और इसको आप इग्नोर करें। और एक बात बता दो, इस सप्लाई में 5 वोल्ट को बनाइए तो 3 अपने आप में 5 और 3 हमेशा एक साथ बनता है। तो इस दोनों डायोड को आप ओपन करके पहले सप्लाई SMP को ऑपरेट करके बनाइए, बाद में उसको सोल्डरिंग कर दीजिए। ठीक है, ग्राउंड में लगे मीटर से शॉर्टिंग कर लीजिए, मीटर शॉर्टिंग टेस्टिंग कर लीजिए, आपको वोल्टेज पता लग जाएगा। तो वीडियो 24-25 मिनट की हो गई है, तो इस पार्ट को भी यहीं पे रोकना पड़ेगा, और अगले पार्ट के लिए फिर और नए कमेंट और नए लोगों से बातचीत होगी, जैसे चैनल पे फ़ोन आएंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा, कंडेंसर के बारे में बताया, फॉल्ट के बारे में भी बताया, और चाइना सप्लाई में इसी तरह की छोटी छोटी फॉल्ट आती है, और जो फॉल्ट आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखते रहना है, और सप्लाई की वीडियो इसकी हर सप्लाई में जब मैं बनाऊंगा तो हमेशा और भी नए शेयर करूंगा इकट्ठा। उसमें भी 20-25 जितने सप्लाई करूंगा रिपेयर हफ्ते में जो मिलेगा मुझे,
फिर एक वीडियो में उसकी सारी बात को डिस्कस करूँगा, वो दिखा दूँगा आपको, ठीक है। और कैमरा वगैरह पकड़ने के लिए एक लड़का चाहिए, और ये जो भी है मैं आपको सुधार से बनाऊँगा। अभी आज थोड़ी सीट भी देखो थोड़ी साफ़ की है, कार्ड भी काफ़ी बन गए हैं, तो अब सप्लाई बनाएंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए हम टेबल पे आपको हम लोग फिर रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे, और आप लोग को फिर जो भी चीज़ अच्छा लगे कमेंट लग रहा है और डिटेल मेरा एक उद्देश्य है, इसी वीडियो में बोल देता हूँ, 2-4 मिनट और लगेगा। देखो अब इसी वीडियो में उस बात को कंप्लीट भी कर लेते हैं। ये नए सप्लाई कितने की है? 44 रुपये की, लेकिन मैं बोलता हूँ है 60 रुपये की, क्योंकि इसमें बहुत सामान घटिया लगा रहता है, तार बार घटिया लगे रहते हैं, कंडेंसर ठीक नहीं रहता है। अगर आप इस तरह का कंडेंसर लगाओगे, जैसे सानवा का है, ये कंडेंसर लगाओगे, ये कंडेंसर लगाओगे, तार लगाओगे, 1016 चेंज करोगे, ठीक है। यहाँ पे डायोड आपको अच्छे लगाने पड़ेंगे, फास्ट लगाओगे तो आपको ये सप्लाई करीब 60 रुपये की पड़ती है भाई नए में। मान लो नया का आपने एक डब्बा खरीदा 100 पीस का, तो आपको इतने सामान लगाओगे तब जा कर के 5 रुपये तार में खर्च करो, 2 रुपये 3 रुपये लड़का लेगा लगाने का, फिर कंडेंसर बदलो, फिर तार बदलो, ये सब करके, और आपको इसमें टचिंग मारो, शोल्डर भी हल्का होता है, तो ये सब टाइम लगता है। तो उससे अच्छा है कि और अच्छा वो तो, और रिफर्बिश हमसे ले लो 40 रुपये में, तो चलो 40 में भाई, अगर 40 की मैं बेच रहा हूँ तो आप खुद रिपेयर करें, तो ज़्यादा खर्च नहीं करके आपको कम से कम 2-4-5 रुपये में रिपेयर हो जाने चाहिए, मेहनत छोड़ करके। क्योंकि आप दिन भर लग के एक सप्लाई बनाओगे, फिनिशिंग नहीं आएगी, और आपका तो मेहनत लग गया, तो आपको तो बात वहीं पड़ गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो देखो, आराम से बनाओ, और सामान पार्ट्स की टेंशन मत लो, 2-4-5-10 रुपये का सामान डालो और बना लो सप्लाई को। ज़रूरी नहीं कि हर सप्लाई बनाई जाए, ठीक है। और सप्लाई कैसे छांटेंगे, कैसे बढ़िया बनेगा, और उसके बारे में कैसी होगी, ये पार्ट 4 में बात करेंगे कि इसको वॉशिंग करके, और इसमें किस तरह से हम कैसे समझेंगे कि लाइन फिल्टर फेंकना है, डीटी फेंकना है, कंडेंसर फेंकना है, कैसे आइडिया लगाएंगे। कुछ इतने साल 3 साल मैंने जो सप्लाई, इतने कबाड़ भी जो मैंने इतने बनाए हैं, सप्लाई मैंने बनाई है, तो उसका सारा एक्सपीरियंस मैं उस वीडियो में शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा। तो रात काफ़ी हो गई है, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं पार्ट 4 में नए एक्सपीरियंस और नए वीडियो के साथ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और फ़ोन करके बताएं कि इसमें और किस तरह का आपको फॉल्ट मिलता है, और किसी भाई को समझ में नहीं आया हो तो वो भी बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, और मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ, तो अपने यूट्यूब में वीडियो को स्लो करके भी देखा जा सकता है, तो आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।